क्या कश्मीर में लौट रहे अमन से दुश्मन बौखला गया है? क्या नया कश्मीर दुश्मन को रास नहीं आ रहा है? क्या कश्मीरियों की तरक्की से दहशतगर्दों की दुकानदारी बंद होने वाली है? क्या अहलियत की पसंदों के अलग थलग पड़ने से हिंदुस्तान के दुश्मनों की नींद उड़ी हुई है? क्या गुपकार से सरकार की बातचीत ने नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया है? हम ये सवाल यूं ही नहीं उठा रहे हैं, बल्कि कश्मीर में तरक्की की आहट से दुश्मन बौखला गया है और पिछले 3 दिनों में 3 बड़े हमले की साजिश रची गई। लेकिन ये नए भारत का नया कश्मीर है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने हर साजिश को नाकाम कर दिया। देखिए ये रिपोर्ट, फिर बातचीत का आगाज करते हैं। रविवार एसपीओ के घर पर हमला, उनके कुनबे का कत्ल। रविवार जम्मू एयरबेस पर ड्रोन से दहशतगर्द हमला। सोमवार को फिर जम्मू सेना छावनी पर ड्रोन हमले की कोशिश। लगातार 3 दिन 3 बड़े दहशतगर्द हमले की साजिश। आखिर इतने दिनों के अमन के बाद अचानक पाकिस्तानी दहशतगर्द जम्मू कश्मीर में कैसे एक्टिव हो गए? वजह शायद यही है कि दिल्ली में गुपकार के साथ मरकजी सरकार की पॉजिटिव बातचीत, शायद पाकिस्तान को यह रास नहीं आया और उसका स्लीपर सेल जम्मू कश्मीर में एक्टिव हो गया। लगता है कि इसी खौफ से महबूबा मुफ्ती भी ऐसे बयान दे रही हैं। मैंने उनको कॉम्प्लीमेंट किया, आपने पाकिस्तान से बात की, सीज फायर कराया, बहुत अच्छी बात है। इन्फिल्ट्रेशन कम हुई, बहुत अच्छी बात है। अब अगर जम्मू कश्मीर के लोगों को सुकून मिलता, आराम मिलता, उसके लिए अगर आपको पाकिस्तान से फिर बात करनी चाहिए। लेकिन दहशतगर्दी का मोदी सरकार और सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी तरह से जवाब दे रहे हैं। श्रीनगर के पारिमपोरा में हुए एनकाउंटर में हिफाजती दस्तों ने लश्कर दहशतगर्द अबरार समेत 2 दहशतगर्दों को मार गिराया। कल मॉर्निंग में वो अबरार वहां से निकला था नॉर्थ कश्मीर से, और जो मुस्लिम जो है एक पाकिस्तान टेररिस्ट, दोनों को मिलके एक बहुत बड़ा हादसा 2 जगह करना था कल। उससे पहले हम लोग जिस गाड़ी में आया था, हमारे एक स्पेशल नाका के सीआरपीएफ पुलिस ने उसको पकड़ लिया। मोदी सरकार का नए कश्मीर का ये प्लान पाकिस्तान को रास नहीं आ रहा, तभी तो वो नए कश्मीर में नई साजिश रचने में जुटा हुआ है। लेकिन सवाल यही है कि हाई सिक्योरिटी जोन में पिछले 3 दिनों में एक के बाद एक दुश्मन के साथ ड्रोन कैसे देखे गए? जब इन एयरपोर्ट्स और मिलिट्री स्टेशन में ड्रोन दाखिल हो रहा है तो मुल्क के दूसरे एयरपोर्ट और दूसरे इलाके कितने महफूज हैं? सबसे बड़ा सवाल यही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ गए हैं। उनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। हमारे साथ जो लोग इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, शेख इरफान साहब हमारे साथ मौजूद है, जी सलाम एडिटर हैं। दरक्षा आंद्राबी हमारे साथ हैं, जेएनके बीजेपी स्पोक पर्सन हैं। एसपी वैद साहब हैं, साबिक डीजीपी जम्मू कश्मीर। आप तीनों का खैर मकदम करना चाहेंगे जी सलाम में। दरक्षा जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे है, जम्मू कश्मीर, एक नए जम्मू कश्मीर की शुरुआत हुई है, अमन यहाँ कायम हुआ, सीज फायर वॉयलेशन नहीं हुआ, लेकिन सरहद से इस तरफ हमारे मुल्क में दहशतगर्दी की जो 3 दिनों के अंदर हमने वारदातें देखी हैं वो चौंकाने वाली हैं। क्या ये सिर्फ पाकिस्तान की हिमाकत है या पाकिस्तान की यहाँ बैठे कुछ लोग पुष्टपनाही कर रही हैं? कैसे देखती हैं आप? देखिए, अभी जो हमारी गवर्नमेंट ने जो कदम उठाए हैं अमन और तरक्की के लिए, ये आप सब जानते हैं और हम सब जानते हैं कि ये सब लोगों को रास नहीं आ रहा है। जो खासकर अमन के दुश्मन है उनको कभी भी ये रास नहीं आया। तभी
आप देख रहे हैं मुसलसल हमले हो रहे हैं और मुसलसल वहां कश्मीर में अमन जो कायम हुआ था इतनी देर में, तो वो सारा तहस नहस करने की कोशिश कर रहे। और जम्मू में जो एयरबेस पे हमला हो गया वो बहुत ही हमारे लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि जब हम इस तरह से देख रहे हैं कि हमारे दुश्मन हमारी ताक में हमेशा रह रहे हैं, और वो खासकर जो ड्रोन से हमला हुआ, अभी हमें ये पूरी तरह से यकीन हो गया है कि ये दुश्मनों की चाल है, और यहाँ पे जो पुश्तपनाही कर रहे हैं उनकी भी, जब तक घर में बैठे हुए लोग उनकी पुश्तपनाही नहीं करेंगे तब तक पॉसिबल नहीं है कि दुश्मन हम पे हमला करे। और इस तरह के हमलों से हम तो पसपा नहीं हो सकते हैं, हमारे जो हौसले हैं वो कभी पसपा नहीं हो सकते हैं। हम अमन के लिए हमेशा, हिंदुस्तान एक ऐसा वाहिद मुल्क है जो हमेशा अमन के लिए काम करता रहा और अमन के लिए ही हम माने जाते हैं। लेकिन जब दुश्मन आंख दिखाता है तब हम चुप भी नहीं रहने वाले हैं। लेकिन जिस तरह से इनोसेंट लोगों की अभी तक जी दरक्षा जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, शायद राब्ता नहीं हो पा रहा है आपसे। ठीक है एसपी वैद साहब, ठीक है दरक्षा जी आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। क्या हुआ जो पारिमपोरा में हमला हुआ, ये सब चिंताजनक है और इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और कहते हैं कि हम हमेशा अमन के लिए ही काम करेंगे। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हमेशा इसी के लिए लड़ते रहे हैं। बिल्कुल। एसपी वैद्य साहब, आपसे जानना चाहूंगी, आप डीजीपी रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के, सिक्योरिटी के लिहाज से आप बहुत ज्यादा इन चीजों को समझते हैं। ये जो ड्रोन हमला किया गया है, अब तक ड्रोन का इस्तेमाल हमने देखा था कि हथियारों की और ड्रग्स की सप्लाई करने के लिए, स्मगल करने के लिए किया जाता था, लेकिन अब यहाँ से धमाका खेज जो अशिया है उसकी भी सप्लाई की जा रही ड्रोन के जरिए। जो ये हमला हुआ वो इसका ताजा सबूत है। कितना बड़ा खतरे के तौर पर से आप देखते हैं? एसपी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? एसपी साहब, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? शायद राब्ता नहीं हो पा रहा है एसपी साहब से। ठीक है, मैं शेख इरफान साहब के पास जाना चाहूंगी। इरफान साहब, किस तरीके से आप देखते हैं कश्मीर में जहां अमन कायम करने की पूरी कोशिश हो रही है, वहां की आवाम भी समझ चुकी है कि अब अमन में ही भलाई है और उसका साथ दिया जाए। मकामी लोग मुसलसल इस तरफ आगे बढ़ रही हैं, मरकजी हुकूमत लाख कोशिशें कर रही है अमन बहाली के लिए वहां, लेकिन जिस तरह से अभी हाल ही जो मीटिंग हुई है, कुल जमाती मीटिंग हुई है, उसके बाद हमने देखा है 3 दिन के अंदर ये 3 बड़े धमाके हो गए हैं, ये 3 हमले हुए हैं बड़े। ऐसे में क्या आपको लगता है कि कश्मीर को एक बार फिर से पूरी तरह से डिस्टर्ब करने की कोशिश है सियासी मफाद के लिए? शायद मेरी आवाज आप लोगों तक नहीं पहुंचे। दरक्षा जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? जी दरक्षा जी, जिस तरह से ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, हमारी सिक्योरिटी पूरी तरह से चाक चौबंद है और किसी भी हालात से निपटने के लिए हम पूरी तरह से सक्षम हैं, पूरी तरह से इस मौजू पर हम नजर बनाए हुए हैं। लेकिन जिस तरह से ड्रोन का इस्तेमाल हुआ, ये एक बड़ा चैलेंज हो सकता है जम्मू कश्मीर के अंदर। आवाज पूरी तरह से नहीं पहुंच पा रही है आपकी। शायद मेरी आवाज पूरी तरह से गेस्ट के पास नहीं पहुंच रही। मैं चाहूंगी कि एक बार चेक किया जाए। लेकिन जो अभी हाल फिलहाल में जो मामले निकल कर आ रहे हैं जम्मू कश्मीर में, जिस तरह से लगातार आवाम को और सेना को, वहां की पुलिस को टारगेट किया जा रहा है, वो दहशतगर्द और वो लोग खासकर जो उन दहशतगर्दों की पुष्टपनाही कर रहे हैं, वो खास करके कान खोलकर ये सुन ले कि अब वो अपने इरादों में, नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अब उन्हें मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी हिकमत अमली तैयार कर ली गई है। एसपी वैद साहब के पास जाना चाहेंगे। एसपी वैद साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी बिल्कुल आई आवाज।
ठीक है दर्शा मैम, एसपी वैद साहब से मैं जानना चाहूंगी, क्या मेरी आवाज आपको पहुंच रही है एसपी साहब? लगता है कुछ डिस्टरबेंस है। ठीक है दर्शा मैम, आपसे जानना चाहेंगे, जम्मू कश्मीर में हमने 90 का दौर भी देखा है, जब दहशतगर्दी वहां शुरुआत हुई थी और अपने चरम पर धीरे धीरे पहुंची थी, लेकिन जब से हमने देखा है कि मोदी हुकूमत आई है और 370 आर्टिकल को लेकर जो फैसला लिया गया, उसके बाद से जम्मू कश्मीर के अंदर अमन कायम करने की भरपूर कोशिश हो रही है। लेकिन अब जब इंतखाब कराने की बातें सामने आ रही हैं, मीटिंग हुई है मरकजी हुकूमत के साथ, जम्मू कश्मीर के तमाम टॉप लीडरान के साथ, उसके बाद से ये हमले बढ़े हैं। क्या इसके पीछे आपको लगता है कि सियासी मफाद छुपा हुआ है? कुछ सियासी लोगों के जरिए इस चीजों को आगे किया जा रहा है? सिर्फ पाकिस्तान अकेले इतनी बड़ी हिमाकत नहीं कर सकता, मैं बार बार यही कहूंगी, क्योंकि पाकिस्तान सरहद के उस पार है। बिल्कुल सही फरमा रही हैं आप कि यहाँ पे भी लोग बैठे हैं जो खास कर चाहते नहीं हैं कि जम्मू कश्मीर में अमन आए और जम्मू कश्मीर के लोग अमन और शांति के साथ जिंदगी बसर करें। जब से हमने 6 साल हो गए हमारे गवर्नमेंट को, मोदी जी को, उन्होंने हमेशा ये चाहा कि जम्मू कश्मीर में तरक्की और अमन आए। आपने खुद अपनी बात में, आपने अभी सवाल में कहा कि उन्होंने लगातार कोशिश की, हमारी गवर्नमेंट ने हमेशा कोशिश की कि हम इस तरक्की को आगे बढ़ाएं। लेकिन कुछ लोगों को जो बैठे हुए हैं, जो दुश्मनों के साथ मिलजुल के काम करते हैं यहाँ पे, उनको लगता है कि हमेशा हमें अमन में रखना डालना है, हमें हमेशा अमन को तहस नहस करना है। जिस तरह से अभी ऑल पार्टी मीटिंग हो गई, उन्होंने तमाम पार्टियों को बुलाया और हमारे दुश्मन जो बैठे हुए इंटरनेशनल लेवल पे या बाकी जो सरहद पार बैठे हुए हैं, वो हमेशा यही चाहते हैं कि जिस तरह से भी चाहें, कोई भी तरीका वो अपनाते हैं और हमेशा इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपके जरिए से कहना चाहते हैं कि ये नापाक इरादे ज्यादा देर तक नहीं चलेंगे। जिस तरह से हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, जो बॉर्डर पे बैठे हुए हमारे फोर्सेस हैं, जो हर जगह तैनात है फोर्सेस, आर्मी फोर्स, हम हमेशा दुश्मन को वो जब हमें आंख दिखाने लगते हैं, हम उनको पसपा कर देते हैं। ये हम पहले दुश्मन को मौका तो कभी नहीं देते हैं, लेकिन जब दुश्मन हम पे हमला कर देता है और हम उसको पसपा कर देते हैं, ये अब उनकी बौखलाहट है, क्योंकि उनको लगता है कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में अमन, तरक्की और खुशहाली आनी है, खुशहाली का दौर शुरू हो गया है। वो कभी चाहते ही नहीं है। 30 सालों से हम यहाँ पे बर्बादी देख रहे हैं, हमारे बच्चे, हमारे नौजवान, हमारी फ्यूचर जनरेशन तबाह हो रही है और अभी भी हमारा दुश्मन ये नहीं सोच रहा है कि अब ये खून की होली बंद करनी है। अभी देखिए ड्रोन नया किस्सा आ गया और इससे अब हमारे टॉप जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की जगहें हैं या एयरफोर्स के बेसमेंट है, वहां पे निशाना लगाया जा रहा है। ये सही नहीं है, बट हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस सक्षम है, हम उनको कामयाब नहीं होने दें। बिल्कुल। एसपी वैद साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? सर, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं एसपी साहब? लगता है मेरी आवाज एसपी वैद साहब के पास नहीं पहुंच रही है। इरफान शेख जी के पास मैं जाना चाहूंगी। इरफान सर, आप कैसे देखते हैं, अब ये नया हथियार इस्तेमाल हुआ है ड्रोन, और ड्रोन को इसलिए मैं कह रही हूं क्योंकि इसको हम हल्के में नहीं ले सकते। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, हमारी सरकार के लिए ये एक वेकअप कॉल पे देखा जाए, क्योंकि नुकसान बड़ा नहीं हुआ, लेकिन अगर इस ड्रोन के जरिए ज़्यादा बारूद, अगर आईडी अगर ज़्यादा लाद दिया जाता इस ड्रोन के जरिए, तो बड़ा धमाका हो सकता था। इरफान साहब, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है?
ठीक है, मेरी आवाज़ शायद हमारे गेस्ट के पास नहीं पहुंच रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहाँ पर रुकना पड़ रहा है। ब्रेक से हम लौटेंगे तो तमाम गेस्ट को एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर हो रही हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से खैर मकदम है। कश्मीर के लोग तरक्की चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, एजुकेशन चाहते हैं, और ये बात वो लोग कान खोल कर सुन ले जो दहशतगर्दी की अपनी दुकान चला रहे थे, जो अब बंद होने जा रही है, और इसी से बौखला गए हैं वो तमाम लोग और इस तरह की कायराना हरकत कर रहे हैं, इस तरह के हमले करके। एसपी वैद साहब, आपसे जानना चाहूंगी, जम्मू कश्मीर बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, लेकिन लगातार वहां जिस तरह से अमन की खबरें आई और सीज फायर वॉल्यूशन नहीं हुआ, लेकिन अब ड्रोन आ गया है, एक नया हथियार है ड्रोन। ये हिंदुस्तान के लिए और जम्मू कश्मीर के लिए खासकर कितने बड़े खतरे के तौर पर आप इसे देखते हैं? जी, ये जो ड्रोन का जम्मू एयरपोर्ट पे हमला हुआ और उसके बाद 2 दिन लगातार जम्मू के कंटोनमेंट एरिया जो इस सतवारी के पास है, वहाँ 2 बार ड्रोन्स को देखा गया। तो ये एक नया एक खतरा इमर्ज हुआ है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। तो ऐसा नहीं है कि ड्रोन पहले इस्तेमाल नहीं हुए, बहुत सालों से इस्तेमाल हो रहे हैं। यहाँ भी अगर आप देखें इंटरनेशनल बॉर्डर में जब सख्ती हुई, इन्फिल्ट्रेशन का दिक्कत हुई, टनल से जैसे टेररिस्ट आते थे उसको बंद किया गया, तो ड्रोन्स को इस्तेमाल किया गया हथियारों को ड्रॉप करने के लिए। ड्रोन्स टेक्नोलॉजी नई नहीं है, काफी सालों से है और दुनिया के डिफरेंट इलाकों में इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे सीरिया हो, चाहे इजराइल हमास हो, चाहे अजरबैजान हो, इराक हो, हुटीज हैं, हुटीज टेररिस्ट ग्रुप है, उन्होंने इस्तेमाल किया। तो ये जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है उसका इस्तेमाल सिक्योरिटी फोर्सेस भी करती हैं और टेररिस्ट भी करते हैं। तो एक नया चैलेंज इमर्ज हुआ क्योंकि हम अभी तक सुरक्षा को जमीनी सतह पे इंश्योर करते थे, लेकिन एक ड्रोन के, यूएवी के, अनमैन्ड एरियल व्हीकल का जो आने से एक हवा से अटैक का खतरा एक नई डायमेंशन है, एक नई चैलेंज हो गया है। तो हमें इसके लिए हम जो जरूरी कदम है वो उठाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि ये सिक्योरिटी फोर्सेस को मालूम नहीं था, लेकिन ये है कि ड्रोन्स डिफरेंट कैटेगरी के होते हैं। अगर आप आपके जो आपके देखने वाले हैं उनको मालूम है कि ड्रोन्स छोटी कैटेगरी का भी होता है और आर्मी टाइप का भी होता है जो बड़े लेवल पे इस्तेमाल फौजें करती हैं। तो जो आर्मी ग्रेड ड्रोन्स हैं उनका इस्तेमाल तो डिफरेंट जगहों पे फौज इस्तेमाल करती है, लेकिन जो ऑफ द शेल्फ अवेलेबल है, आप अमेज़न में जाके खरीद सकता है, कोई भी शहरी खरीद सकता है। तो एक इस टेक्नोलॉजी
का एक नया चैलेंज है। इसको सर्विलेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप अपने एनिमी पर नजर रख सकते हैं। अगर आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों पे आम शहरी इसको शादियों में इस्तेमाल करते हैं। पुलिस फोर्स जो है वो जो क्राउड कंट्रोल है उसको मॉनिटर करते हैं, गलियों में नजर रखते हैं। तो इस तरह का टेक्नोलॉजी को अगर आप इसको गलत लोगों के हाथ में लगे तो इसमें आप ग्रेनेड या आईडी डालकर अटैक भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा खतरा इमर्ज हुआ है, खासकर वीआईपी सिक्योरिटी और जो वाइटल इंस्टॉलेशन जैसे आपकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है, जैसे आपकी एयरपोर्ट हैं, जैसे श्रीनगर एयरपोर्ट हो गई, अवंतीपुर एयरपोर्ट हो गई, जम्मू और लेह एयरपोर्ट हो गई। इस तरह की जो सिक्योरिटी और डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट है, जो डिफेंस के एसेट्स हैं जैसे हेलीकॉप्टर यूनिट्स हैं, उनके लिए एक नया खतरा इमर्ज हुआ है। तो मुझे पूरा विश्वास है हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, आर्मी है, एयरफोर्स है और बाकी फोर्सेस है, इसका मिलकर कोई ना कोई इसका जवाब निकालेंगे। लेकिन एसपी वैद साहब, ठीक है, हमारी आर्मी पूरी तरह से मुस्तैद है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से मुस्तैद हैं और नजर बनाए हुए हैं, लेकिन जिस तरह से ड्रोन का इस्तेमाल किया गया वो एक तो रात में नजर नहीं आता है, उस पर नजर नहीं रखी जा सकती है। और जिस तरह से जम्मू के अंदर ही 5 से 6 किलो आईईडी बरामद हुई है, बड़ा धमाका करने की यहाँ कोशिश थी दहशतगर्दों के जरिए, हालांकि ऐसा नहीं हो पाया, उनके नापाक मंसूबों को नाकाम कर दिया गया। लेकिन जिस तरह से ड्रोन का इस्तेमाल एयरफोर्स स्टेशन के अंदर किया गया, क्या हम टेक्निकली हम इतने स्ट्रांग हैं कि इस तरह के हमलों को हम रोक पाए? जी, जो आप अगर देखें जम्मू एयरपोर्ट कोई लगभग 14-15 किलोमीटर इंटरनेशनल बॉर्डर से है, तो इसमें जो छोटी साइज का ड्रोन है उसकी रेंज लिमिटेड होती है। उसकी पॉसिबिलिटी अभी ये तो तफ्तीश में या इन्वेस्टिगेशन में निकलेगा कि क्या टेररिस्ट अंदर आकर उन्होंने इसको असेंबल किया है और फिर इसमें एक्सप्लोजिव डाल के ये इसको जीपीएस गाइड करके एग्जैक्ट जगह पर जहां वो अटैक करना चाहते थे वो किया, या इसको पार से रिमोट कंट्रोल से मॉनिटर कर जहां वो एयरपोर्ट पे अटैक करना चाहते थे वो किया। तो ये अभी इन्वेस्टिगेशन का मसला है, पता चलेगा कि कैसे इसको किया। जरूरी ये है कि हमें अपनी सर्विलेंस जो हमें बॉर्डर एरिया में, इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी एरिया में रखनी है। लोग, खासकर लोकल पुलिस, लोकल लोग जो हैं, वीडीसीज हैं, उनको नजर रखनी है। कोई मशकूक इंसान उनके इलाके में तो नहीं घूम रहा है जो इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकता है। और जहां तक रहा सवाल पार से, तो उसको देखना पड़ेगा कि अगर वहां से ही हुआ है तो उसका जवाब, एप्रोप्रिएट जवाब देना पड़ेगा। आप देख रही हैं जब से वजीर आजम ने मीटिंग किया, एक शुरुआत की है यहाँ अमन के लिए और इलेक्शंस के लिए, ताकि लोग अपने नुमाइंदी अपने मर्जी के सरकार को चुन सकें और यहाँ अपनी मर्जी की सरकार, इलेक्टेड गवर्नमेंट को ला सकें। तो तब से एकदम एस्केलेशन वायलेंस इंसिडेंट्स में आया है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी फोर्सेस ने अभी कल ही आपने देखा पानीपुरा में एक पाकिस्तानी टेररिस्ट और एक बहुत बड़े कमांडर को न्यूट्रलाइज किया है। तो वो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, बिल्कुल हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरीके से तैयार है। हम भी ये बात कर रहे हैं, लेकिन हम टेक्नोलॉजी की बात करें क्योंकि जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यहाँ किया जा रहा है। तो ऐसे में हम कितने तैयार हैं, हिंदुस्तान कितना तैयार है? इरफान शेख साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ड्रोन का इस्तेमाल हिंदुस्तान में हमले के लिए पहली बार किया गया है, लेकिन ड्रोन का इस्तेमाल हमले के लिए नहीं हो सकता, इस बात से कोई इनकार नहीं करेगा या किसी को मालूम नहीं है, सिक्योरिटी फोर्सेस में, इंटेलिजेंस के पास ऐसा कोई इनपुट नहीं है कि उन्हें इस बात का अंदाजा ना हो कि आप ड्रोन का इस्तेमाल हमले के लिए कर सकते हैं। यही मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो नई टेक्नोलॉजी को लाया गया है, ड्रोन को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, क्या आपको लगता है कि हमें इस पर अब संजीदगी से गौर करने की जरूरत है? क्योंकि पहले से इनपुट तो मिलते रहे हैं कि ड्रोन का इस्तेमाल हमले के तौर पर हो सकता है, लेकिन अभी तक कोई स्ट्रैटेजी नहीं तैयार की गई कि इस तरह के हमलों से कैसे बचा जाए। देखिए, हमारे जो डिफेंस फोर्सेज हैं
और आर्मी इंटेलिजेंस है वो बहुत ही हाई लेवल पे वो लोग काम कर रहे हैं और वन ऑफ द बेस्ट एक्सपर्ट्स इन द वर्ल्ड है। और रही बात ड्रोन की, तो ये नाइजीरिया में, सीरिया में, टर्की में, पाकिस्तान में, इज़राइल में हर जगह यूज़ हुआ है और ऐसे नहीं कि कोई नई बात है। और वेनेजुएला में जो वहाँ के प्रेसिडेंट निकोलस स्पीच दे रहे थे तो बम्बार्डमेंट हुआ था और वहाँ पे भी ड्रोन का यूज़ किया गया था और काफ़ी सिक्योरिटी रिस्क रहता है। लेकिन ये जो हम सारी बातें कर रहे हैं टेलीविज़न चैनल्स पे और ये जो मुद्दा उठा, आप एयरपोर्ट पे अभी देखा गया 3 ड्रोन देखा गया और NIA के इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स वहाँ पे गए हैं, दिल्ली पुलिस की कुछ टीम गए हैं, ये सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि 95, 96, 97, 98 इस पीरियड के दौरान चाइनीज़ मिसाइल्स यूज़ किए गए थे बाय पाकिस्तान, हतफ मिसाइल के नाम से। तो आप इस बात को ना भूलें कि जो लद्दाख के एरिया में जो गालवान जो स्क्रमिश हुआ था और जो आपस में एक भिड़ंत हुई थी, पाकिस्तान और चाइना बिल्कुल दे आर गुड फ्रेंड्स और चाइना ने इन्वेस्टमेंट किया, ह्यूज इन्वेस्टमेंट किया है पाकिस्तान में, श्रीलंका में, आपका बांग्लादेश में, नेपाल में। आपने देखा है नेपाल का लैंग्वेज क्या हो गया, किस हिसाब से हिंदुस्तान से वो बात कर रहे हैं। तो ये जितने भी हमारे एयरपोर्ट्स हैं पूरे हिंदुस्तान में तरीके से सिक्योर रखे रहे, जितने भी बॉर्डर एरियाज़ हैं, जितने भी ये नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, हाउ इज़ चाइना रिएक्टिंग टू ऑल दिस। तो ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। मैं बार बार कह रहा हूँ ये बहुत छोटी चीज़ नहीं है, ये ह्यूज रिस्क है, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है और इसको बहुत स्ट्रॉन्ग हैंड, क्योंकि एक कहावत है कि ऑफेंस इज़ द बेस्ट डिफेंस। जब तक आप उनको स्ट्रांगली हिट नहीं करेंगे तो इस तरह की जो चिटपुट घटनाएं होती रहेगी। और ये कोई छोटी बात नहीं, जो भी एयरपोर्ट्स है उसके आसपास, क्योंकि ड्रोन ऑपरेट वहाँ इस्लामाबाद से नहीं हो रहा है, वहाँ पे 100 की इनका इतना ज़्यादा रेंज नहीं होता है। तो जो लोग इसको ऑपरेट कर रहे हैं, जाहिर सी बात है रिमोट से कर रहे हैं, तो रिमोट को जैम करने के आपके पास डिवाइसेस हैं क्या? अगर आप ड्रोन को मिसाइल से मारने की बात कर रहे हैं तो ह्यूज इन्वेस्टमेंट आता है, ह्यूज कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता है। तो सवाल ये उठता है कि ड्रोन को यूज़ कौन कर रहा है, वो लोग कहाँ पे हैं, उसको आप जैमिंग डिवाइस से जैम कर रहे हैं या नहीं। आपके पास जो गन्स होते हैं, जैसे कि आप नीचे से उसको उस लेवल से उसको शूट कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रिपेयर्डनेस की ज़रूरत है और वहाँ पे जो लोकल लोग रहते हैं उसका विजिलेंस बहुत ज़रूरी है, मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है, ताकि इन्फॉर्मेशन जो है इमीडिएटली वो आपके वहाँ पे जो पोस्ट है, पुलिस पोस्ट है, उन तक पहुँचे और वो बिल्कुल एक्टिवेट हो जाए। और मेरे हिसाब से बहुत इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। और यहाँ पे जितने भी हिंदुस्तानी है, 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है, हर इंसान की ये फ़र्ज़ है, जितने भी सिटीजन्स ऑफ इंडिया है, कि दे मस्ट कोऑपरेट विद द फोर्सेस, दे मस्ट टेल जो भी इंफॉर्मेशन उनके पास आता है, स्पेशली इन द बॉर्डरिंग एरियाज। ये बहुत बड़ा मसला है, कोई छोटा मसला नहीं है। दक्षा आंद्राबी जी, जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर दहशतगर्द सरगर्म है और हाल के दिनों में इतने ज़्यादा मामलात निकलकर सामने आए हैं, मैं सियासी तौर पर आपसे आपका रिएक्शन इसलिए बार बार लेना चाह रही हूं क्योंकि अब मांग उठ रही है 370 को लेकर भी। अपोजिशन जमातें जिस तरीके से कह रहे हैं, हालांकि मामला ये कोर्ट में है, इसके साथ ही स्टेटहुड का भी यहाँ मुद्दा बना हुआ है, इंतखाब भी होने हैं, हदबंदी भी होनी है, ये तमाम चीज़ें हैं और इस दौरान इस तरह की दहशतगर्दाना हरकतें हो रही हैं। क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में ये जो तमाम मसाइल है, सियासी जो मसाइल है, वो सॉल्व हो पाएंगे इस फिजा में? पहले हम आपको बताना चाहेंगे 370 तो अब बात ही नहीं है, चाहे वो कोर्ट में है, क्योंकि पार्लियामेंट में ये पहले ही डिसीजन हो चुका है और पार्लियामेंट में जब डिसीजन हो चुका है तो अब उस पे हम बात बार बार करें तो ये शायद मुद्दा ही नहीं है। अब रही स्टेटहुड की, क्योंकि उसी वक्त हमने आपके जरिए भी बता दिया है, क्योंकि 370 के बाद जो माहौल JNK में पैदा हुआ, तो वो अब जो सियासी पार्टियां अभी प्रधानमंत्री जी से मिलने गई, वहां पे उन्होंने यही बता दिया और हमारा मानना है, हमारी पार्टी का मानना है, जिस दिन 370 को हटाया गया उसी दिन गृह मंत्री जी ने पार्लियामेंट में ऐलान किया कि वक्त आने पे हम स्टेटहुड वापस देंगे। और वो वादा बंद है, वो कॉल है उनका और वो वापस आएगा ही आएगा।
रही बात इलेक्शंस की, और जो ये हालात अब तब से जब से मीटिंग हुई है तब से तेज होना शुरू हो गई, क्योंकि हदबंदी भी है और इलेक्शंस भी आने वाले हैं। 90 से हम यही देखते आ रहे हैं, जब भी अमन, तरक्की और खुशहाली की बात होती है तो हमारे दुश्मनों को ये रास नहीं आता है। वो चाहे हमारी रियासत में बैठे हुए लोग हैं या पार से जो भी लोग इसमें रखना डालना चाहते हैं, वो हमेशा इसी ताक में रहते हैं कि कब हम इनोसेंट किलिंग्स करें, कब हम। आप देखिए कि इन दिनों में कश्मीर रो रहा, और इस तरह से ये करके वो ये जताना चाहते हैं कि हम अमन यहाँ पे खत्म करेंगे, खुशहाली यहाँ पे खत्म करेंगे और लोगों को बेआरो मददगार करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी गवर्नमेंट ने वादा किया है, हमारी गवर्नमेंट इस पे एक बिल्कुल सोच रही है किस तरह से, क्योंकि हमारा मकसद ही है, हमारी पार्टी का मकसद है कि अमन और तरक्की, और इलेक्शंस भी होंगे इंशाअल्लाह रहमान, और हदबंदी भी होगी, हदबंदी के बाद ही इलेक्शंस होंगे जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने वादा किया है। और रही बात कि अब हमें अमन की तरफ कैसे आना है, ये चुटपुट 90 से चलता रहा है, और आपने देखा है कि 370 के बाद जब हालात अब सुधरने लगे थे, कोविड भी आ गया इस दौरान, लेकिन अब अमन की तरफ ही हम जाएंगे इंशाल्लाह। मगर यहाँ पे हमारी परेशानी ये रहती है कि हमारे लोग जो अमन नहीं चाहते हैं, वो सियासी तरीके से या किसी और तरीके से जो चाहते ही नहीं है कि बातचीत के जरिए मसला हल हो जाए, वो चाहते हैं हमेशा कि यहाँ पे ब्लड शेड हो जाए, लेकिन उसको भी हम काबू करेंगे और ये हालात बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। इलेक्शंस भी होंगे, हदबंदी भी होगी और नए सिरे से अमन की राह पे हम चलेंगे इंशाल्लाह। चलिए एसपी वैद साहब, जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर दहशतगर्द सरगर्म हो गए हैं, अगर मैं कश्मीर की बात करूं, जम्मू की बात करूं, तो तकरीबन बताया जा रहा है, ऐसे आंकड़े सामने आ रहे हैं कि 100 से ज़्यादा जो मिलिटेंट्स हैं वो सरगर्म हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, और ख़ासकर वादी कश्मीर के अंदर अगर मैं बात करूं तो जो वहाँ के मकामी हैं, उन लोगों को रोक पाना कहीं ना कहीं ये एक बड़ा चैलेंज है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। अब ड्रोन का भी इस्तेमाल होने लगा है, क्योंकि ड्रोन का आप कहीं बैठकर उसको रिमोट कर उसको एक्टिव कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ये पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में कितना बड़ा खतरा है अगर यहाँ के मकामी जिस तरह से जो नौजवान हैं वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनको रोकना। जी, सबसे बड़ा चैलेंज है जो लोकल बच्चे हैं उनको टेररिज्म में जाने से रोकना। मैं समझता हूँ अगर उसमें हम कामयाब हो गए तो हमने ये जो प्रॉक्सी वार है, ये जो पाकिस्तान की ISI ने यहाँ लॉन्च की है, मैं समझता हूँ उसमें हम काफ़ी हद तक कामयाब हो सकते हैं। और हर एक कश्मीर के रहने वाले को ये अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि ISI और पाकिस्तान आर्मी उनकी वेल विशर नहीं है। सारा जो टेररिज्म चलता है उनको कोई हमदर्दी नहीं है। आपके बच्चे मरते रहें, आपके घर बर्बाद होते रहें, उससे कुछ लेना देना नहीं है। और दूसरा मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ड्रोन्स का ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजिकल आंसर नहीं है। आपने देखा हमस ने मिसाइल अटैक किया और किस तरह इजराइल ने उन सबको हवा में ही खत्म कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप कितनी ऐसी एस्टैब्लिशमेंट्स को प्रोटेक्ट करेंगे। और दूसरा जो छोटे लेवल के ड्रोन्स हैं वो इसमें डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है और लो लाइंग होते हैं, उनका पेलोड कम होता है। और वो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इसको इस्तेमाल करता है उसको कास्ट बिल्कुल मिनिमम पड़ती है और डैमेज इसमें मैक्सिमम होता है। और उसका प्रूफ भी नहीं उसको दूसरी पार्टी को पता चलता है कि कहाँ से ये ड्रोन आया, तो ये कोई निशान नहीं छोड़ता है। इसमें आपने देखा कि ड्रोन्स को पहले ड्रग्स और वेपन ड्रॉप करने के लिए इस्तेमाल किया गया। तो इसके लिए एक हमें
कंपोजिट पॉलिसी बनाकर उसको इम्प्लीमेंट करना ग्राउंड पे बहुत जरूरी है। और जो जम्मू कश्मीर के लड़के बच्चे जो टेररिज्म में ज्वाइन कर रहे हैं, उनको हमें कोशिश करनी है कि विन ओवर किया जाए, उनको ये मैसेज अच्छी तरह से जाए कि टेररिज्म से किसी का भला नहीं होने वाला है, स्वाय खून खराबा और बर्बादी का। बिल्कुल। इरफान शेख साहब, बीएसएफ की तरफ से ड्रोन को निष्क्रिय करने के लिए हाई टेक्नोलॉजी के लिए होम मिनिस्ट्री पर दबाव बनाया जा रहा है कि भाई आप इसमें बजट का इजाफा कीजिए और हमें वो टेक्नोलॉजी दस्तयाब कराइए ताकि हम इस तरह के हमलों को रोक पाए, इस तरह की जो हरकतें हैं दहशतगर्दाना उन पर लगाम लगा पाए। लेकिन अभी तक कोई एक्टिवनेस नजर नहीं आई है। पाकिस्तान यूएन में बार बार कश्मीर का मुद्दा उठाता है, लेकिन अब ये नया हथियार इस्तेमाल किया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान की तरफ से इसे इस्तेमाल किया गया होगा और आने वाले वक्त में भी वो इस तरह की हरकतें कर सकता है, इसमें कोई दो राय ना ही कोई शक शुबा है। लेकिन पाकिस्तान को रोकने के लिए क्या हम इतने मजबूत हैं, इतनी स्ट्रैटेजी हमारे पास है कि अब जब जदीद टेक्नोलॉजी का ये इस्तेमाल कर रहा है दहशतगर्दी के लिए, तो हम इसको मुंह तोड़ जवाब दे पाए? 101% मुंह तोड़ जवाब देंगे, पहले भी दिया है, आगे भी देंगे। आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है मिस्टर अजीत डोभाल साहब, वो बहुत ही कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं और मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है। उन्होंने सारी स्ट्रैटेजी ऑलरेडी बना रखी है। ये मीडिया के लिए नहीं है कि उसको पब्लिक में बताया जाए या लोगों को बताया जाए, ये पब्लिक डोमेन में वो इन्फॉर्मेशन नहीं है और ना ही हमें शेयर करना चाहिए। वी हैव ऑल द स्ट्रैटेजीज एंड एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन और पूरी तरीके से सुरक्षित है, पूरा भारत सुरक्षित है। लेकिन हाँ, इसमें पब्लिक कंट्रीब्यूशन होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एवरीवेयर लोग हैं, इंडियन सिटीजन्स हैं, तो जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलता है वो इमीडिएटली पुलिस फोर्सेस को देना और जो भी कंसर्न्ड एजेंसीज़ हैं उनको इन्फॉर्म करना, क्योंकि कोई भी सिटीज़न जो है जिनके पास इंफॉर्मेशन है वो उस चीज़ को अगर नहीं बताता है तो ये पूरा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हो जाता है। एक छोटी सी घटना अगर आप उसको आगे नहीं बताते हैं तो ये देशद्रोह में काउंट होता है। मेरा ये मानना है कि जो एयरपोर्ट्स हैं, जितने भी सेंसिटिव एयरपोर्ट्स हैं बॉर्डर एरिया में ख़ास तौर पे, वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं उन सब का मोबाइल जो सस्पेक्टेड है उनका जो मोबाइल फ़ोन्स हैं वो सर्विलेंस में होना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ ऑपरेट करने से पहले 101% वो अपने आकाओं से इंस्ट्रक्शन लेते हैं और कॉल डिटेल से ये पता चल जाता है कि कौन व्यक्ति किस आदमी से लगातार बात कर रहा है। और मेरे हिसाब से जो पुलिस फोर्सेस हैं वो बहुत कॉम्पिटेंट हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं और मुझे नहीं लगता, लेकिन हाँ ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, मैं दोबारा कह रहा हूँ। और पूरे कंट्री में सर्विलेंस की ज़रूरत है। आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि चाइना इज़ अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान और जिस हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं नेपाल में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और आपको मैं अश्योर करना चाहता हूँ कि जो कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स हैं, स्पेशली नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र डोभाल साहब बहुत कॉम्पिटेंट हैं और वी आर टोटली सिक्योर अंडर दिस रेजीम। और जाहिर सी बात है कि मोदी साहब ने मीटिंग की है, होम मिनिस्टर साहब ने मीटिंग की है, आपके डिफेंस मिनिस्टर उसमें मौजूद थे, तो दे आर ऑल वेरी कॉम्पिटेंट और सेफ हाथों में हिंदुस्तान है। ज़रूरी ये है कि हम सब कोऑपरेट करें और वैलिड इंफॉर्मेशन हम इंटेलिजेंस एजेंसीज तक दें। और पाकिस्तान भी ये कान खोल कर सुन ले कि जब हम उसके घर में घुसकर एयर स्ट्राइक कर सकते हैं तो इस तरह के हमलों को भी हम नाकाम कर सकते हैं। ये गीदड़ भपकी अब नहीं चलेगी, पाकिस्तान को ये समझना होगा। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से खैर मकदम है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं।
आयशा आंद्राबी जी, आपसे मेरा सवाल, पहले कश्मीर को हमने डिस्टर्ब किया दहशतगर्दों के जरिए, अब जम्मू को डिस्टर्ब करने की बारी है और ये कोशिश हो रही है। इलेक्शन होने हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, जाहिर सी बात है आज नहीं तो कल वहाँ इलेक्शन होंगे, हदबंदी भी होगी और खबरें ये भी हैं अंदर से, अगर हदबंदी होगी तो जम्मू को यहाँ प्रायोरिटी मिलेगी, जम्मू में जो असेंबली सीट हैं उनमें इजाफा होगा, ऐसी खबरें हैं। जाहिर सी बात है जब जम्मू में सीटें बढ़ेंगी तो जो सीएम होगा वो जम्मू से हो सकता है। इसको लेकर क्या आपको लगता है कि अपोजिशन में इसको लेकर भी कहीं ना कहीं गहमा गहमी है और इसको लेकर भी अपोजिशन डरा हुआ है, क्योंकि अब तक कश्मीर से सीएम होता आया है ज्यादातर? जम्मू कश्मीर तो एक ही स्टेट की अभी ड्यूटी है, जम्मू कश्मीर अलग अलग तो है नहीं। दूसरी बात जो आपने कहा, मैं दरक्षा अंद्राबी हूँ, आशिया अंद्राबी तो मिलिटेंट ग्रुप। माफ कीजिए, बहुत मुआजरत चाहूंगी, बहुत मुआजरत चाहूंगी। कंफ्यूजन ना हो जाए तभी मैंने कहा कि मैं दरक्षा अंद्राबी हूँ। बहुत मुआजरत चाहूंगी दरक्षा जी। सवाल पे हम जाए कि अभी जो आपने कहा कि हदबंदी में जम्मू को सीट्स ज्यादा मिलेंगी या कश्मीर को मिलेंगी या फिर उसमें सीएम कहाँ का बनेगा। देखिए अपोजिशन में अभी ये बात जो ड्रोन वगैरह या सिक्योरिटी बरहम करने की जो कोशिश हो रही है, तो ये बात हम अपोजिशन के हिस्से में या उनकी जोड़ी में डालेंगे तो शायद ये वक्त से पहले की बात होगी। हम अभी ये कहना चाहेंगे कि सीएम JNK में कहीं से भी हो, लेकिन पहले उसके लिए माहौल क्रिएट करना है। इलेक्शन होंगे तो तब बात बने। इलेक्शन पूर्व अमन माहौल में हो जाए तो फिर कहां से कौन सी पार्टी जीतती है, किसके लोग जीत के आते हैं, किसके कैंडिडेट जीत के आते हैं, किसको मैंडेट मिलता है, तो वो बात की बात है। अभी जो हमारे सामने मसला है वो मसला है जो अमन को बरहम करने की कोशिश की गई है, अमन को तहस नहस करने की कोशिश की है कि जम्मू में भी अब इस तरह के वारदात होने लगे हैं, उस पे हमें ज्यादा जोर देना है। और ये जो आपने अभी जो हमारे साथी बैठे हैं, वैद साहब बैठे हैं, इरफान साहब बैठे हैं, उन्होंने विस्तार से बता दिया, उन्होंने ड्रोन के मुतालिक बता दिया, इन्होंने सिक्योरिटी के मुतालिक बड़े विस्तार से बता दिया। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इस तरह से माहौल क्रिएट करके जम्मू कश्मीर को ना तो अलग किया जा सकता है, ना तो डराया जा सकता है। जिस तरह से हमारे साथी ने आपको अभी बता दिया कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस इतनी ताकतवर है कि दुनिया में इन्होंने अपना लोहा मनवाया है, तो जम्मू कश्मीर में भी इंशाअल्लाह रहमान वही लोहा हम मनवाएंगे। यहाँ भी अमन के साथ ही जितनी भी हमारी पॉलिटिकल प्रोसेस जो हमारी चल रही है, जो हमारी पार्टी चाह रही है, जो हमारी गवर्नमेंट चाह रही है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट चाह रही है, वो इंशाअल्लाह प्लेटफॉर्म पे आ जाए। और रही फिर सीएम की बात, जैसा हमने अभी आपको बता दिया कि सीएम तभी बनेगा जब इलेक्शन होंगे। तो हदबंदी में ST और उनके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके लिए सीट्स यहाँ पे रिजर्व की जाए। अब जम्मू में सीट्स बढ़ती है या कश्मीर में सीट बढ़ती है, उससे तो लोगों को ही फायदा होगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंसियों में जब लोग ज्यादा होते हैं, जब जनसंख्या ज्यादा होती है और जो MLA बन जाता है या कल को मिनिस्टर बन जाता है, वो पूरी अपनी आबादी तक पहुंच ही नहीं सकता है। और ये 2011 की जो सेंसस है उसके मुताबिक जो हमारा डिलिमिटेशन हो रहा है वो बाज़ाब्ता एक देखरेख में हो रहा है, पूरे कानून के तरीके से हो रहा है। इसमें किसी को शको शुबा नहीं होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट इसको क्लियर और क्रिस्टल की तरह देख रहा है और बाज़ाब्ता वैसे ही ये लागू हो जाएगा। और हमें इस पर यकीन होना चाहिए, जो भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है वो हमारे जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए कर रही है। हमारे नौजवानों को आगे आना है, हमारे नौजवानों की तरक्की के लिए हो रहा है, हमारे लोगों की तरक्की के लिए हो रहा है। इसीलिए हमें उम्मीद है पूरी तरह से कि जो भी होगा वो जम्मू कश्मीर के हक में होगा, हित में होगा, तरक्की के लिए होगा। और जो भी
चीफ मिनिस्टर बनेगा वो तभी बनेगा जब हम पहले इलेक्शन करेंगे, और जो जीतेगा वही सिकंदर होता है। बिल्कुल, जो जीतेगा वही सिकंदर होगा। एसपी वैद साहब, आप सिक्योरिटी के लिहाज से जम्मू कश्मीर को बहुत अच्छे से जानते हैं, ज्योग्राफी के लिए भी आप बहुत अच्छे से उसको समझते हैं। अब जब सियासी हलचल इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई तो जाहिर सी बात है कि कुछ इस तरह की हरकतें भी होंगी जम्मू कश्मीर में। नए कश्मीर की, जैसे कि हमने कहा, आगाज़ हो चुका है, नया सवेरा वहाँ हो चुका है, उसको डिस्टर्ब करने की पूरी कोशिश होगी। लेकिन मैं बार बार वही कहूँगी कि बड़ा चैलेंज वहाँ के जो मकामी नौजवान हैं वो बने हुए हैं कि उनको किस तरीके से रोका जाए। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से लगातार उन्हें अपील भी की जाती है, जब कभी एनकाउंटर करने के लिए वो लोग जाते हैं या मुठभेड़ होती है तो पहले उनसे सरेंडर करने की अपील की जाती है, और ये कोशिश रंग भी लाती है। कई नौजवानों ने सरेंडर भी किया है। नौजवानों को और ज्यादा बेदार करने के लिए क्या हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को और ज्यादा आगे आने की जरूरत है? जी बिल्कुल है, और मैं ये मानता हूँ कि जब तक आप उनके परिवार को इन्वॉल्व ना करें, उनके पीयर ग्रुप को इन्वॉल्व ना करें, उनके दोस्तों को इन्वॉल्व ना करें, तो बहुत मुश्किल होता है एक बार कोई जवान लड़का टेररिज्म ज्वाइन करता हो वापस आ सके। तो इसलिए फैमिलीज का आपने देखा होगा, हम मदर से अपील करवाते हैं, हम उसकी बहन से अपील कराते हैं, तो एक इमोशनल बॉन्ड होता है फैमिली के साथ। इसलिए जरूरी है बच्चों को स्कूल के लेवल पे ही उनके टीचर्स को इन्वॉल्व करना, उनकी फैमिलीज को इन्वॉल्व करना, और जहां जहां रेडिकलाइजेशन हो रही है, जो आपकी सर्विलेंस में आता है, जो आपकी नॉलेज में आता है, उनको इससे हटाना, डी रेडिकलाइज करना। और अगर वो अभी ओवरग्राउंड वर्कर का काम कर रहे हैं तो इससे पहले कि वो टेररिस्ट बने, उनको प्रॉपरली हैंडल करके वापस लाना बहुत जरूरी है। दूसरा, पाकिस्तान जो है वो सिंपल लैंग्वेज नहीं समझता है, और मेरा ये मानना है कि यही ड्रोन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके जो जितने ट्रेनिंग सेंटर्स हैं लाइन ऑफ कंट्रोल और आईबी के पार, उनको उड़ा देना चाहिए। ये मैं वार मांगर नहीं हूं, लेकिन ये मेरा मानना है कि अगर मैंने डिसाइड करना हो तो मैं उन ट्रेनिंग सेंटर्स को यही ड्रोन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके उड़ा दूंगा। जी इरफान जी, नौजवानों को लेकर मैंने एक जिक्र किया है यहाँ कि नौजवानों को कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम से जोड़ने की जरूरत है, रोजगार के मौके तलाशने की जरूरत होगी जम्मू कश्मीर के अंदर। हालांकि अभी कोरोना पैंडेमिक है तो रोजगार वैसे ही बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ है, लेकिन आने वाले वक्त में और ज्यादा मौके यहाँ तलाशने की जरूरत होगी। देखिए, काउंसलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। वहाँ के जम्मू कश्मीर के बच्चों को समझाना और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो अक्रॉस द बॉर्डर से जो मिलिटेंट्स आते हैं, जो धमाके करते हैं, उससे किसका नुकसान होता है, कौन मारा जाता है, कश्मीर के लोग, और उनको प्रोटेक्ट कौन कर रहा है। हिंदुस्तान से जो वहाँ पे फ़ौज गए हैं वो किनके साथ, आवाम के साथ नहीं लड़ रहे हैं। वहाँ के जो मिलिटेंट्स आते हैं, जो RDX लेके आते हैं, जो ब्लास्ट करते हैं, उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश होती है। तो सबसे पहली बात, उनकी काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक ऐसा रास्ता है कि इट्स वेरी इजी टू गो बट डिफ़िकल्ट टू कम आउट। एक बार जो बच्चा चला गया वो आप वापस आ नहीं सकता, क्योंकि उनके दिल में एक फियर फैक्टर बैठ जाता है कि कहीं वो आइडेंटिफाई ना हो जाए। तो ये जो रिस्क है ये काउंसलिंग से ही ठीक होता है। और रही बात इंटरनेट की, तो जब ऑनलाइन एजुकेशन हो सकता है, एक प्रोफेसर अमेरिका में बैठ के इंडिया के झुमरी तलैया के बच्चे को समझा सकता है, तो हम लोग हिंदुस्तान में बैठकर वहाँ के बच्चों को क्यों नहीं काउंसिल कर सकते, क्यों नहीं पढ़ा सकते। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक वहाँ पे पीस कायम नहीं हो, ये पीस प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, और जब तक वहाँ पे पीस नहीं होगा, देयर विल बी नो इन्वेस्टमेंट। कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी या इंडियन कॉर्पोरेट वहाँ पे नहीं जाएंगे। वहाँ पे नहीं जाएंगे तो देयर विल बी नो जॉब्स। आप जो भी पढ़ लीजिए, आप MA कर लें, BA कर लें, आप PhD स्कॉलर हो जाए, आप प्रोफेसर हो जाएं, आप इंजीनियर हो जाएं, डॉक्टर हो जाएं, बट देयर विल बी नो जॉब। जॉब्स अगर चाहिए तो कॉर्पोरेट को वहाँ जम्मू कश्मीर वैली में जाना पड़ेगा, मल्टीनेशनल कंपनीज को वहाँ पे आना पड़ेगा, टूरिज्म को प्रमोट करेगा। तो व्हेन देयर विल बी जॉब, एवरी यूथ, एवरी बॉय एंड गर्ल विल हैव जॉब। और ऐसा होगा इरफान जी, ऐसा होगा आने वाले वक्त में, क्योंकि सरकार ये कोशिश कर रही है कि किस तरह से वहाँ पे इंडस्ट्री को डेवलप किया जाए, किस तरह से वहाँ रोजगार के जो मौके हैं उनको बढ़ाया जाए। इस पर गौर फिक्र हो रहा है, लेकिन पहले जम्मू कश्मीर को जिस तरीके से दहशतगर्दों ने यहाँ अपना कयाम किया हुआ था, उन्हें बाहर निकालना होगा, उन्हें यहाँ से खदेड़ना होगा।
आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और दरक्षा जी, एक बार फिर से माजरत चाहूंगी कि मेरी ज़बान से गलत नाम निकल गया था, उसके लिए एक बार फिर से मैं आपसे माफ़ी चाहूंगी। चलिए, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पाकिस्तान ये समझ ले कि जम्मू कश्मीर की आवाम अब पाकिस्तान की जो चालें हैं उनमें नहीं फंसने वाली है। और तमाम नाजरीन से हम ये भी कहना चाहेंगे, जो कश्मीरी आवाम है, जम्मू कश्मीर के लोग हैं, कि वो भी इस बात पर गौर करें कि उनके बच्चे सही राह पर चले, उनकी काउंसलिंग करते रहें वक्त वक्त पर। फिलहाल हमारे आज के प्रोग्राम में इतना ही। दीजिए इजाज़त, आदाब।